So hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicam Academy। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, कार्बीन। आज कार्बीन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। मैंने इससे पहले 3 लेक्चर मैं ले चुका हूँ कार्बीन के ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैंने दिया है। जिन्होंने भी ये कार्बन के 3 लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज़ पहले जाए और कार्बन के वो तीनों लेक्चर देख लें, वरना अगर सीधा लेक्चर नंबर 4 देखोगे और अगर आपको नहीं आता तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो फटाफट से रेडी हो जाए और नोट्स और पेन आप साथ में ले लें, नोट्स साथ में बनाते जाए, ठीक है। जो पढ़ाता हूँ मैं साथ साथ में आपको जो है वो एक काम करना है कि नोट्स बनाता रहना है, वरना अगर नोट्स नहीं बनाए तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो है हमने एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखा था। इसमें हमने डाला था CF, ClBr और हाइड्रोजन, इस तरह से कुछ कंपाउंड था और इसमें हमने Aldehyde डाला था। रिजल्टेंट कार्बीन जो हमें मिल रहा था वो कुछ ये था, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन था। कैसा था? सिंगलेट कार्बीन। लेकिन फिर भी जो है इसमें हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो थे वो मिल रहे थे। एक हमें कुछ ऐसा मिल रहा था, एक कुछ ऐसा मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, यहाँ पे सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने, क्लोरीन आएगा और फ्लोरीन आएगा। इस बार यहाँ पे जो है वो फ्लोरीन आएगा और यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ठीक है। और एक मैं कर रहा था ये, एक हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा था, फ्लोरीन, और एक जो था वो कुछ, थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब हो रही है, प्लीज आई आई होप आप समझ तो रहे, ठीक है। ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आप जो है वो समझ रहे हैं इसको। यहाँ बताएगा फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। देखिए जरा, इस तरह के कुछ 4 प्रोडक्ट्स जो थे, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे हमें जो मिल रहे थे, ठीक है। इसमें से आप जरा देखिए, ये जो 2 प्रोडक्ट है ना ये दोनों सेम है, ये जो 2 है ना ये दोनों भी सेम है, ठीक है। इन दोनों को जरा मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। हैंडराइटिंग में जरा ना देखे, आई होप कि आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। मेरे इतना लिखने से आप जो मैं लिखना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चल इसको जरा ना घुमाए, यहाँ से इसको घुमा के देखते हैं, ठीक है। ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। अगर इनको घुमाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डैश है इस पे फ्लोरीन था, वेज है उस पे क्लोरीन था, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो सेम ये चीज जो है वो सेम ये बन रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों सेम है बिल्कुल, इसको भी मैच करोगे दोनों सेम रहेंगे। एक हमें कंपाउंड ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब हमें मैच करना है कि ये दोनों जो है ये दोनों सेम है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब इन दोनों को हमें मैच करके देखना है क्या ये सेम आ रहे हैं या फिर इनमें जो है एक दूसरे के इनएंशियमर्स बन रहे हैं। तो आप जरा देखिए इनको, इनको जब आप, क्लोरीन जो है ये पीछे की तरफ है तो इसमें भी क्लोरीन जो है पीछे की तरफ है, फ्लोरीन जो है वो आगे की तरफ है, इसमें फ्लोरीन जो है वो आगे की तरफ है। ये दोनों जो है वो एक ही सेंटर पे है ना,
तो यहाँ पे आप इसको ज़रा मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। एक आ रहा है डैश पे, दोनों तरफ आप ज़रा इनको मैच करेंगे ना तो दोनों तरफ में ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है, मैच हो रहा है। लेकिन इसका ऊपर ज़रा देखिए, यहाँ पे वेज और फिर डैश, और यहाँ पे डैश और फिर वेज। क्या आप इनको ज़रा देखिए, क्या ये मिरर इमेज है या नहीं है? क्या ये दोनों मिरर इमेज है? फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, है ना? देखिए ये एक ही सेंटर से दोनों है, तो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये डैश वाला पहले आ रहा है यहाँ पे, ऐसे डैश वाला पहले आ रहा है, फिर वेज, तो ये दोनों मिरर इमेजेस है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इसलिए क्या कहा जाता है? इनएंशियोमर्स। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हैं? 2, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको बोला था ये सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं हमारे आज की लेक्चर की तरफ। आज जो है हम थोड़ा एक दो चीज, एक आध चीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो नेम रिएक्शन हम करने वाले हैं, ठीक है। कार्बिन को लग के जो भी नेम रिएक्शन है वो यहीं पे हम कार्बिन की क्लास में ही कर लेंगे हम, ठीक है, साथ में। भले ही कार्बिन थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन इसका जो है पूरा कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, पूरी कनेक्टिविटी के साथ जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो केमिस्ट्री में होती है ना, कनेक्टिविटी को मेंटेन रखना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि केमिस्ट्री को सबसे आसानी से तभी समझा जा सकता है जब हम कनेक्टिविटी को बनाए रखें, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। चलिए अब शुरू करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन का रेट भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा, मान लीजिए कि ये कार्बिन है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कोई भी इस रिएक्शन का जो रेट होगा, आप यहाँ पे जरा देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों न्यूक्लियोफिलिसिटी पे? बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्बिन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, जितनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही रेट की रिएक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी। और दूसरी चीज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग होगा। जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग ना, रिएक्शन तो करेगा बिकॉज रिएक्टिव है। एक बात को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये रिएक्शन तो ये करेगा बिकॉज ये रिएक्टिव है, लेकिन इसकी रेट कम हो जाएगी अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गई तो। यहाँ पे जरा मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ये रहा पाई बॉन्ड है, एक कुछ पाई बॉन्ड ऐसा है कि यहाँ पे ऊपर एक मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ऐसा है कि इसके ऊपर OMe गिवन है, ठीक है। अब जरा आप देखें और बताएं मुझे कि इसमें रेट किसमें सबसे ज्यादा होगी? कौन सी अल्कीन जो होगी वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगी? कौन जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल के साथ फटाफट से रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ए कर लीजिए, ये बी और ये सी। रेट ऑफ रिएक्शन जरा बताइए इसमें से। चलिए मैं अब बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, आप जरा देखिए यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे OMe जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। OMe जो है पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट होता तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से वो कुछ अलग ही लेवल पे न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बढ़ जाती, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इसका रेट हो जाता, लेकिन ये जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता, यहाँ पे
तो ये हो जाता और न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाती और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता। लेकिन अभी तो ये यहाँ पे क्या लगाएगा, एक तो माइनस आई लगाएगा और एक तो हाइपर कंजुगेशन लगाएगा 3 अल्फा एच से। यहाँ पे एक ये प्लस आई लगाएगा और एक ये 3 अल्फा एच से हाइपर कंजुगेशन लगाएगा और एक ये 4 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन लगाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए। फिर इन दोनों के बीच में देखिए डोनेटिंग तो ये कर रहा है प्लस आई, दोनों के अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों के सेम है, इसलिए ये कर रहा है प्लस आई और ये कर रहा है माइनस आई। हाइपर कंजुगेशन के बाद देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो उसके बाद जो आएगा वो बी और उसके बाद जो होगा वो सी का। तो ये जो होगा ये होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। यहाँ पे मिथाइल गिवन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक रिंग गिवन है, यहाँ पे इथाइल गिवन है और एक इस तरह से रिंग गिवन है। तो अब आप जरा बताइए, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में अगर आप देखेंगे दोनों ही तरफ बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और जो प्लस आई इफेक्ट है वो कुछ ऐसा कोई मेजर डोमिनेटिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगा रहा, क्योंकि एक जगह पे मिथाइल है एक जगह पे इथाइल है, तो प्लस आई जो है कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं दे रहा उसको। तो यहाँ पे अब जो होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग। तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम है। तो आफ्टर हाइपर कंजुगेशन हम जो है स्टेरिक क्राउडिंग को प्रायोराइज करते हैं, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो ए का ज्यादा हो जाएगा देन बी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कहीं मैं आपको एक ऑर्डर लिखा देता हूँ, ठीक है, इससे आप जरा ऑर्डर को देख लीजिए। CMe2 डबल बॉन्ड CMe2 ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी रेट में कौन अंडरगो करेगा, है ना। डबल बॉन्ड CHMe, एक जगह हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर उसके बाद CMe2 डबल बॉन्ड दोनों जगह हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद जो है वो इसका रेट आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर जरा ध्यान में रखना आपने। फिर जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो ये रहने वाला है इसका ऑर्डर। ठीक है, बिकॉज आप जरा देखिए इसको कि यहाँ पे जो है CMe2 और CH2 दो Na को बदल के यहाँ पे हाइड्रोजन कर दिया है। तो दो हाइड्रोजन को बदल के यहाँ दो Na को बदल के यहाँ पे हाइड्रोजन करने में 4 केस आ रहा है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप मतलब यहाँ पे जो है कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H H और यहाँ पे भी H H। तो इसका जो होगा सेम साइड जो होगा ना, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में हो तो उसका जो होगा वो ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा इसका हो जाएगा। ठीक है, देन इसका, देन दिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक रेट ऑफ रिएक्शन का एक ऑर्डर गिवन है, इसको जरा अपने ध्यान में ले लेना। ठीक है, अपने नोट्स में जरा इसको लिख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे आपको नोट करा रहा हूँ उन सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब जो है बिना भूले गलती किए अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। किस पे बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन पाई इंसर्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम ये नेम रिएक्शन को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इस नेम रिएक्शन को सही से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन कौन सी है,
साइमन स्मिथ रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको, या फिर इसको कह सकते हैं साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर अब तक हम क्या करते आ रहे थे, यहाँ पे जो है हम अल्कीन के ऊपर CH2N2 डाल देते थे और ये जो था वो रिएक्ट कर जाता था और कुछ हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता था। लेकिन ये जो था ये काफी ज्यादा रिएक्टिव एंड जो है ये एक बहुत ही अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है। तो इसका एक अल्टरनेट सोचा गया यहाँ पे, इसका अल्टरनेट सोचा गया CH2N2 और हीट का। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे जो है CH2I2 ZnCu, या फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए CH2I2 82Zn। ठीक है, ये जो बोथ रिएजेंट जो है ये इसमें जो है प्रोडक्ट देते हैं, कभी कभी ZnCu दे देते हैं, कभी कभी E82Zn दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है और ज़्यादातर क्या है कि Zn82 का जो है वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है इनको 82Zn को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों जो रिएजेंट हैं, इन दोनों रिएजेंट जो है यूज़ होते हैं किसमें, साइमन स्मिथ रिएक्शन में इन दोनों रिएजेंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब जरा इनको ध्यान से समझे, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सब इसका पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले तो रिएजेंट बता दिए। ठीक है, रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं, ये दोनों रिएजेंट जो थे वो यहाँ पे यूज हो रहे थे। अब यहाँ पे देखिए आप कि इनका कुछ मैकेनिज्म जो होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। आयोडीन CH2 आयोडीन। ठीक है, जब हम इसके ऊपर Zn डालते हैं तो जिंक का काम क्या है, Zn+2 बनना और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव कर देता है। तो यहाँ क्या होता है एक्चुअल में कि ये जो CH2 और I की जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे ये तोड़ के ये जिंक जो है बीच में इंसर्ट हो जाता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो CH ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों को डोनेट कर देगा जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो CHI बॉन्ड है, एक आयोडीन है। ठीक है, दोनों जो है ये जब बॉन्ड टूटेगा दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जिंक जो है जब इस पर डालेंगे जिंक जो है दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दोनों को ही इनका बॉन्ड ब्रेक कर देगा, अलग कर देगा, और जिंक जो है इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये दोनों के साथ अट्रैक्शन करने लगेगा। इस तरह से कुछ जो है जिंक जो है यहाँ पे अट्रैक्शन करने लगता है, कुछ ऐसा कंपाउंड बना देता है, इसको बोलते हैं एक्टिव रिएजेंट। ये जो है जिंक जो है इंसर्ट हो गया है और ये एक एक्टिव रिएजेंट जो है बन चुका है। यहाँ पे जिंक जो है इंसर्ट होके यहाँ पे एक्टिव रिएजेंट बन चुका है। अब आप जरा यहाँ पे देखिए CH2 के ऊपर कैसी पोलैरिटी थी, पॉजिटिव, और यहाँ पे जो थी नेगेटिव पोलैरिटी थी। ठीक है, डेल नेगेटिव था, यहाँ पे डेल पॉजिटिव था। जब ये रिएक्शन हुआ जिंक जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंसर्ट हुआ तो इनका जो है दोनों के ऊपर नेगेटिव आ गया, यानी कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव था वो हट के सीधा इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। कार्बन जो है वो डेल पॉजिटिव से सीधा सीधा डेल नेगेटिव बन गया, यानी ये इसका जो है पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो कि बताइए कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को क्या कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं अम्पलंग। ठीक है, अम्पलंग कहते हैं इसको।
इस कंसेप्ट को अम्पलन कहते हैं। यहाँ पे जो है कार्बन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, या फिर आपको पूछ ले कौन सी रिएक्शन में ऐसा होता है, किस वजह से होता है, तो जिंक इंसर्शन से साइमन स्मिथ रिएक्शन में ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो कॉपर यूज करते हैं जिंक के साथ अलोंग विद जिंक, तो वो कैटालिटिक अमाउंट में रिडक्शन का रेट बस इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिंक जो होता है वो कॉपर के साथ बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकालने लगता है। ठीक है, अट्रैक्ट होता है। कैटालिटिक फॉर्म में अगर हम कॉपर डालेंगे तो जिंक जो होगा वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करेगा तो ये रिएक्शन जो होगी वो जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिव रिएजेंट मिल गया है, और इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड एक रिएजेंट है। कैसा? ओएमसी रिएजेंट है। ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, इसको थोड़ा और समझते हैं और आगे पढ़ते हैं। आयोडीन जिंक CH2I, ये जो है सबसे पहले तो बिहेव्स एज अ सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे है, ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट। ठीक है, ये सिलेक्टिविटी नहीं देगा, बिल्कुल स्पेसिफिक रिएजेंट है। जो साइट जो है उस पे वो स्पेसिफिक हमें प्रोजेक्ट सॉरी प्रोडक्ट मिलेगा हमें। इसको जरा देखते हैं और समझते हैं आगे। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, इनकी रिएक्शन जो होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सीधा निकल के यहाँ पे अटैक कर देते हैं। जब ये यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे CH2 के साइड मूव कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, Zn(I2) हमें बनता दिखेगा प्लस CH2, इस तरह से कार्बीन हमें बनता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो hence it is source of carbene if there is any alkene around it। ठीक है, तो ये जो होगा एक इस तरह से भी कार्बिन को जनरेट किया जा सकता है। तो Zn जो है ZnCu अगर साथ में यूज किया जाता है तो वो ये है कि कार्बिन बनाने का एक सोर्स बन सकता है। अगर साथ में हम इसके साथ जो है हम आल्कीन भी डालते हैं, ठीक है, तो आल्कीन जब इसके साथ होगी तो ये क्या किस तरह से रिएक्ट करेगा, आप बोलोगे इस तरह से अगर हुआ तो फिर ये जो है अगर ऐसा हुआ तब तो फिर ये सिंगलेट कार्बन ट्रिपलेट कार्बन बन जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, CH2 इस तरह से ये कार्बिन जो होता है ना वो जनरेट होता है। ठीक है, एक सोर्स है, लेकिन इसके साथ जो है अल्कीन तो यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो हम वापस से यहाँ पे आ जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है आयोडीन यहाँ पे अटैक करता है, और जब ये यहाँ पे अटैक करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ आ जाता है तो ये जो फिर यहाँ पे अटैक कर देता है। तो ये जो है सारा का सारा कंसर्टेड स्टेप बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये सारा जो है ये एक कंसर्टेड स्टेप होने वाला है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सॉरी एल्कीन जब आप यहाँ पे लाओगे आप, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन निकल के जो है जिंक पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस पे आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये सीधा जो अल्कीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है उसके ऊपर अटैक कर जाएगा। इसको जरा आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ये सारा का सारा फिनोमिना जो है सारे के सारे चार चार जो है कंसर्टेड स्टेप में जाएंगे। चारों चार जो है वो एक ही साथ ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा, और ये सारा कंसर्टेड स्टेप जाएगा, और ये सारा जब एक ही साथ करता है तो इनका जो ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है कुछ ऐसा बनने लगता है।
ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ CH2 के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ है ZnI और यहाँ है आयोडीन, इसके साथ बॉन्ड टूट रहा है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है। आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये पूरा आप ट्रांजिशन स्टेट जो होगा इसको आप जरा ध्यान से देखिए, एक बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ हमें दिख रहा है, लाइक बटरफ्लाई। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि बटरफ्लाई जैसा ट्रांजिशन स्टेट किस में बनता है, उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, ठीक है, और कंसर्टेड स्टेप से जाता है, सैमुअल स्मिथ रिएक्शन होता है और कार्बीन के थ्रू जाता है सारी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाला फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, जब हम उसको तोड़ देंगे और ओपन और बना देंगे बॉन्ड तो कुछ ऐसा मिलेगा। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो होगा वो ओनली प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, तभी मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही बने रहे आप बस मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड आपको अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आपको जो है जनरली इसके बाहर बहुत प्रोबेबिलिटी कम है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उस सारा मैं आपको इस तरह से धीरे धीरे पढ़ा दूंगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी आल्कीन दे दी जाए कि यहाँ पे एक G ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ CH2I2 ZnCU, तो इसको आप जरा देख लें, यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना, या तो ये ऐसा भी बन सकता है, या तो है ये एक, क्योंकि इस बार क्या है कि ये दोनों अगर ये वेज पे बनेंगे और दोनों ही डैश पे बनेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है एक G ग्रुप लगा दिया गया है, दोनों ही आपस में डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे आप बताइए कि दो प्रोडक्ट बनने वालों में से कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर कौन सा होगा, इसको जरा हमें बताना है। अब मेजर कौन सा होगा वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे मेजर कौन सा होगा ये डिसाइड करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम फैक्टर होने वाला है जी ग्रुप। जी ग्रुप अगर लोन पेयर बेयरिंग ग्रुप हुआ, अगर चाहिए लोन पेयर बेयरिंग ग्रुप होगा, तो यहाँ पे जैसे कि OMe जो है, OCOCH3 है, NR2 है, NHCOR है, एक्सेट्रा। ठीक है, तब तो ये बिल्कुल ही यहाँ से जो है वो चिलेशन कर लेगा। कैसे चिलेशन करेगा मैं दिखा देता हूँ आपको अगली स्लाइड पे। ये G ग्रुप का लोन पे, और जैसे ही ये का CH2 यहाँ पे आएगा, ये Zn ये आए तो Zn के साथ ये जो है ये स्ट्रॉन्ग चिलेशन करने लग जाएगा, और ये G ग्रुप जो है वो एक वेज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो वेज पोजीशन पे ही ये जिंक से चिलेट करेगा और जिंक से ये पूरा जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये पूरा भी वेज पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये कार्बन का इंसर्शन भी तो है वो वेज पोजीशन से होगा, तो यहाँ पे जो है बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो वेज साइड से होने वाला है। ठीक है, तो आपको बस जो G का जो भी उसका स्टीरियो केमिस्ट्री हो वही स्टीरियो केमिस्ट्री इंसर्शन कार्बन का होगा। ठीक है, लेकिन अगर विदाउट लोन पेयर आ जाए, अगर ये जो कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है कि जब जब ये G ग्रुप जो है ये विदाउट लोन पेयर आ जाए, अब क्या होगा, तो अब कहानी जो है बिल्कुल ही अपने जज्बात बदल देगी। अब कहानी बिल्कुल ही पलट जाएगी। कहानी कैसे पलटेगी, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है ये वेज पे CH3 या फिर ET ग्रुप लगा हुआ है, तो अब जो है ये क्या करेगा,
इस वाले वेज वाली पोजीशन पे इसको ये नहीं लाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग करने लगेगा। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यह वेज पे ना जाके अब डैश पे जाएगा, और डैश पे जाएगा तो कुछ हमें प्रोडक्ट ऐसा मिलने लगेगा। इसको यहाँ से निकाल देना, ठीक है। कुछ ऐसा ये वाला हमें मेजर मिलने लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी और आसान सी लैंग्वेज में जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। इसको जरा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट्स को अपने कॉपी में छाप लीजिए फटाफट, ठीक है। तो अब जरा आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब जरा आप देखिए यहाँ पे, जब तक ये जी ग्रुप नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंसर्टेड स्टेप बन रहा था और कोई भी रोटेशन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए ओनली प्रोडक्ट बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये जो था वो एक ओनली प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा था। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों जो था वो साथ में रिएक्ट कर रहा था और ओनली प्रोडक्ट देखने को मिल रहा था। पाई बॉन्ड इंसर्शन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। कार्बिन जो था वो सिंगलेट का सिंगलेट ही रह रहा था, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा था। लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव कब होने लगा, जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो है रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होने लगा, ठीक है। कि यहाँ पे अब जो है सिलेक्टिविटी आने लगी। व्हेन जी ग्रुप केम, कार्बन बिकेम कायरल कार्बन एंड गिव्स टू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो है वो दो प्रोडक्ट हमें मिलने लगे। जी ग्रुप जब आया तब हमें जी ग्रुप से दो प्रोडक्ट मिलने लगे, तो इस वजह से इसको कायरल ऑक्सिलरी बोला जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू जी ग्रुप इसको कायरल ऑक्सिलरी बोला जाता है, क्योंकि जी ग्रुप के आने की वजह से हमें जो है यहाँ पे एक तो ये प्रोडक्ट भी मिलने लगा और एक जो है ये प्रोडक्ट, यानी दो प्रोडक्ट हमें मिलने लग गए। और ये जो है जी ग्रुप के आने की वजह से कार्बन जो है वो कायरल कार्बन बन गया, इसीलिए इसको कायरल ऑक्सिलरी बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई भी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता दिया। अब एक दो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कर लूँ, ठीक है, फिर अपने क्लास को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2I2 ZnC। क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आएगा आंसर। बता तो आप नहीं सकोगे, लेकिन अपनी कॉपी में जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जब मैं आपको आंसर बताऊं तब क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा कि आपका आंसर सही था या गलत। ठीक है, इसके ऊपर भी डाल दीजिए CH2I2 टू इक्विवेलेंट। ये टू इक्विवेलेंट डाला है मैंने, ठीक है। यहाँ पे दो इक्विवेलेंट हमने डाले हुए हैं यहाँ पे। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो बहुत आसान है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे डैश पे ही बना देगा। ठीक है, ये बन गया पहला। अब जरा दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा जो है इसको आप जरा समझे ध्यान से, आराम से। ये डबल बॉन्ड के पास ये वाला जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे चिलेट करेगा। एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताऊंगा, तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इन्होंने दिया हुआ है। जब हम इसका दो इक्विवेलेंट यूज किया है, यानी दोनों ही आल्कीन जो होगा वो यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और ये जो रिपल्शन करेगा इसलिए यहाँ पे भी जो है ये पीछे की तरफ ही बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए, ये तो सही है प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दे दिया जाए इसके आंसर में, इसका कुछ आंसर जो होगा वो कुछ ऐसा अगर आपको दे दिया जाए, तो क्या यह सही होगा? आप लोग अगर इसको एग्जाम में कुछ ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या टिक करके आओगे? कोई भी अल्टरनेटिव, हाँ, या तो फिर ये दिया होगा या तो फिर ये दिया होगा, कोई भी एक दिया जाए। ये होगा तो इसको टिक कर दोगे, अगर ये हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये भी जो है ये सही है। वाई? रीजन इज बिकॉज ये पीछे यहाँ पे जरा देखिए कि अगर मैं इसको, ये वाला जो प्रोडक्ट था, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता और एक जो है, देखिए इस पहले से जरा समझने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पे बन रहा था, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ या फिर दोनों को ही मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, दोनों ही सेम प्रोडक्ट होने वाला था। ठीक है, दोनों को मैच करूँ या दोनों को डैश करूँ, सेम था। जब यहाँ पे जी ग्रुप आ गया तो जी ग्रुप की वजह से जो है यहाँ पे मेजर और माइनर बनने लग गया। ठीक है, यहाँ पे जो है मेजर और माइनर बनने लग गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है एक कायरल कार्बन आपको देखने को मिल रहा था, और कायरल कार्बन आने की वजह से यहाँ पे जो है ये या तो ये पीछे की तरफ हो या तो फिर आगे की तरफ हो, दोनों में जो प्रोडक्ट में जो थे वो डिफरेंस आ रहा था, इसलिए मेजर माइनर आ गया, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे जो है कायरलिटी की वजह से दोनों ही प्रोडक्ट्स जो थे, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट्स जो थे वो डिफरेंट बन रहे थे। कायरलिटी की वजह से दोनों ही प्रोडक्ट्स डिफरेंट बन रहे थे, इस वजह से जो है मेजर और माइनर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे आप जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पे ये कायरल कार्बन है? ये कायरल कार्बन है क्या? नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो चाहे आप इन दोनों वैलेंसी को वेज पे ड्रॉ करो या फिर डैश पे ड्रॉ करो, देखिए एग्जाम में इस तरह से अगर आप कंफ्यूज करके पूछ ले, अगर ठीक है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे और अगर आपको थोड़ा घुमा के पूछ ले, तो आपको ये चीज देखनी है कि इसको अगर आप वेज करो, डैश करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट्स जो होंगे इसके सेम बनने वाले हैं। बिकॉज द रीजन इज कि ये जो है कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए आप इसको अगर यहाँ पे जो है हियर ऑप्टिकल इनएक्टिव है, सो डू नॉट मैटर वेज और डैश। ठीक है, वेज लगा दो चाहे डैश लगा दो, ठीक है, ये मैटर बिल्कुल ही नहीं करेगा, कोई भी लगा दो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। ठीक है, ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होने वाला है। ठीक है, चाहे आपको डैश लगा के दे दे चाहे आपको वेज लगा के दे दे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको करके आना है। हालांकि पीछे जो था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं था, ऑप्टिकली एक्टिव था, इस वजह से वेज और डैश को चेंज करने की वजह से हमें दो
डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो थे वो मिल रहे थे। यहाँ पे वेज और डैश को चेंज करने की वजह से कोई भी यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा इसका रिजियो सिलेक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। अब पढ़ ही रहे हैं तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा वैसे तो ये काफी लंबा है टॉपिक, तो अगली क्लास तो वैसे भी लग जाएगी थोड़ी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एक थोड़ा सा रेजियो सिलेक्टिविटी इसका पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, रेजियो सिलेक्टिविटी लास्ट बात मैंने जो आपको बताई वो अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो इसमें जो है आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको जरा नोट कर लेना। ठीक है, इसको जरा अपने दिमाग की बत्ती जला के जरा सोचना, इसको कायरल कर्व में करनी है तो वैज लिखो डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछ भी लिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपका यहाँ पे आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कंजुगेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंड जो बनेगा वो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, IZNCH2I। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर गई है। ये थोड़ी देर में अगर आप इसको देखोगे ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर CH2 कार्बिन जो है यहाँ पे अगर वो रिएक्ट करना चाहे तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो है ये इंसर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, चाहे वेज लगाओ चाहे डैश लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर गई, यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, 1,00,000:1 लेकिन बहुत ही कम अटैक करेगा। कैसा, यहाँ पे अगर 1,00,000 टाइम्स अटैक हुआ है तो यहाँ पे एक बार अटैक होगा। तो इस तरह से जो है थोड़ा बहुत बहुत हल्का सा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी यही जो होगा वो बहुत ह्यूज अमाउंट में, यही जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये है उसकी रेडियो सिलेक्टिविटी। एक और हम बात सीख लेते हैं आखिरी, फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड कर देंगे यहीं पे। इसके पास जरा देखिए 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास जरा देखे यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं इस पे ZnCu सिर्फ एक इक्विवेलेंट डालता हूँ, ठीक है, ये जो है पूरा एक इक्विवेलेंट अगर मैं डालता हूँ तो एक तो बनेगा ये, और एक तो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, हालांकि ये जो होगा वो मेजर होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और ये जो होगा वो एक माइनर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हालांकि कोलिजन से रिएक्शन होती है तो ये भी कुछ अमाउंट में बन ही जाएगा, लेकिन कम न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से कम बनता है। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में ओनली ऑन फिजिक्स एकेडमी। इसी तरह से बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट कार्बिन जो है हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और जो भी मैं पढ़ा हूँ कार्बिन में जनरली बहुत ही कम चांसेस है कि इसके बाहर से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए, बिकॉज आपको कंटेंट जो है वो मैं बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।